Assalamualaikum everyone. Today we are going to officially start our course. ठीक है. सबसे पहले हम पाक स्टडीज की 12th से स्टार्ट करते हैं. अच्छा, हमारे पास 6 सेक्शंस हैं. हमारी बारी पे सिर्फ यूनिट होते थे. हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के 2 चैप्टर हैं, सारों में 2 हैं. ठीक है. हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 1, यूनिट नंबर 1, आइडियोलॉजी बेसिस ऑफ पाकिस्तान. बेसिस या बेसिस. अच्छा, ओके, सही है. अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इनिशियल प्रॉब्लम्स. ठीक है जी. आइडियोलॉजी क्या होता है? एक नजरिया होता है. इसके अलावा आइडियोलॉजी कहते हैं किसको है? आइडियोलॉजी होती है एक सेट ऑफ रूल्स या फिर एक बिलीफ सिस्टम जो कि एक नेशन अपना लेती है और वो फॉलो करती है. ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी होगी. ओके, इसी तरह कर लेते हैं. अच्छा, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ 2 नेशन थ्योरी. पाकिस्तान और हिंदू एक सेपरेट सेपरेट कॉम है. ये एक बड़े सगीर में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. ये हमारे पास 2 नेशन थ्योरी थी सिंपली. और जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है ना, जो हमारा नजरिया है, वो आई डोंट नो, लॉजोस आई गेस, व्हिच मींस द स्टडी और साइंस ऑफ आइडियाज. ठीक है. We may call the collective thinking of of people's minds. ठीक है, and their hopes, emotions, aspirations, ideals and objectives as well as enduring its determination to achieve them. अच्छा, बात वहीं पे ही आ गई कि जिस चीज को आप बिलीव करते हो वही आपका माइंडसेट होता है, राइट? तो आइडियोलॉजी यही है कि एक नेशन का जो भी उनके इमोशंस, एस्पिरेशंस, उनकी होप्स, उम्मीदें वगैरह हैं, वो सब एक आइडियोलॉजी की फॉर्म में आ जाती है. वही चीज है कि एक बिलीफ सिस्टम जो कि लोग अपना लेते हैं. दैट्स आइडियोलॉजी. ठीक है. अच्छा, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमारे पास क्या है? 2 नेशन थ्योरी. Okay, the ideology of Pakistan stems from the belief that Muslims of the subcontinent constitute a distinct nation. वही बात आ गई कि जो बड़े सगीर था उसमें 2 डिस्टिंक्ट नेशन थी. ठीक है, हिंदू मुस्लिम्स, और आई मीन हिंदूज और मुस्लिम्स. ठीक है. It is based on the belief that Muslims have a different religion, culture, civilization, history and a way of life which distinguish them from other communities of India. वही बात रिपीट पे. Despite living more than 1,000 years together with other communities of India, the Muslims of the subcontinent maintained their individuality and could not merge with them. हजारों साल साथ इकट्ठे रहे मुस्लिम्स और हिंदूज, लेकिन स्टिल वो एक नहीं हो सके. Their separate identity was due to their adherence to the principles of Islam, which made them a separate nation. On the grounds of their separate identity, the Muslims demanded a separate homeland for themselves. Two nation theory का यही है कंक्लूजन कि मुस्लिम्स एक सेपरेट नेशन थे. वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते थे, इस्लाम के असूलों को वो फॉलो करते थे, और लिहाजा वो थे ही एक सेपरेट नेशन. हजारों साल इकट्ठे रहने के बावजूद हिंदू मुस्लिम्स एक नहीं हो सके. इसी बेस पे मुसलमानों ने एक अलहदा वतन का डिमांड कर दी. डिमांड होता है, तो मेरी उर्दू बहुत कमजोर है. डिमांड होता है वो करना. यार बस समझ आ गई ना डिमांड क्या. 2 4 4 है हमारे पास कॉम्पोनेंट्स. इस्लाम, ठीक है, हमारा मजहब, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. अच्छा जी, इस्लाम में हमारे पास बहुत सिंपल होगा, सबको हेडिंग से ही समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बार रीड आउट कर लेते हैं. Islam is the foundation of the creation of Pakistan. The Muslims of the subcontinent demanded a separate country because they wanted to implant the principles of Islam in a new state. सही हो गया. They thought that the implementation of guiding principles of Islam in a new state could lead them towards success in this life and life hereafter. बहुत बेसिक बात है. फिर हमारे पास है डेमोक्रेसी. अच्छा जी, जमहूरियत. One of the objectives of the demand of Pakistan was to enforce such type of democracy where the rights of minorities would also be safeguarded. Minorities would have freedom of expression and the right to profess their religion. Profess, I think follow करना. हाँ. Okay. Both minority and majority would be equal before the law and the rights of minorities would be equally protected by the state. अच्छा, ऐसी पाकिस्तान बनाने की एक ये भी डिमांड थी, एक ये भी मकसद था, ऑब्जेक्टिव था कि जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा ना, रूल एंड, एक मिनट, रूल ऑफ लॉ, हाँ ठीक है, हमारे पास ये होगा कि भाई एक ऐसी डेमोक्रेसी होगी जिसमें जो हमारे माइनॉरिटीज है ना, जो कम तादाद में लोग हैं, जैसे नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदू माइनॉरिटीज, क्योंकि मेजोरिटी तो मुस्लिम्स नहीं है, होना है पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम्स की एक सेपरेट डिमांड थी ना कि उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स अपनाने हैं. लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि जो हमारा सेपरेट मुल्क होगा ना, उसमें माइनॉरिटीज को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत होगी. वो खुल के अपना अपना मजहब, अपने मजहब पे चल सकते हैं. चर्च जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, मंदिर जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, और अपना एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आजादी, अपने ख्याल इजहार करने की आजादी. ठीक है, यहाँ पे अब डाले आ जाते हैं, खा लेते हैं. डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान एनीमोर. और बस ये लिखा हुआ है कि बोथ माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी वुड बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ. सही है, बड़े ने चोरी किया उसको सजा मिलेगी, माइनॉरिटी ने चोरी किया उसको सजा मिलेगी, एवरीवन इज इक्वल. फिर हमारे पास है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. ओके, द पर्पस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज टू फॉस्टर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी अमंग द सिटीजंस. एक्सप्लेनिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, कायद-ए-आज़म स्टेटेड
अच्छा, ये भी सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में एक ये भी चीज थी कि पाकिस्तान में सोशल जस्टिस को प्रैक्टिस किया जाएगा और हर एक में इक्वालिटी होगी, ठीक है, हर सिटीजन में। और कायद आज़म ने नीचे कोट दिया हुआ है इन लोगों ने, इस्लाम हैज taught इक्वालिटी ऑफ men, justice and fair play to everybody. We are the inheritors of those glorious traditions and we are fully alive to our responsibilities and obligations as farmers of the what framers sorry framers as framers of the future constitution of Pakistan. ठीक है जी, कायद आज़म ने भी तो यही कहा है कि इस्लाम ने हमें सिखाया हुआ है कि हर जस्टिस असूल असूलों को कहते हैं एक मिनट, इंसाफ सॉरी, इंसाफ होगा। इस्लाम ने हमें यही प्रैक्टिस दी हुई है कि सब बराबर हैं, इंसाफ की तरफ दी हुई है। और हमें विरासत में ये जो ट्रेडिशंस मिले हुए हैं हमने उनको जिंदा रखना है और हमारे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम पे ऑब्लिगेशन है, फराइज हैं कि हमने पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है। कायद आज़म ने एक कोट दिया हुआ है, वो ये याद करने वाली चीज है, ये पेपर में बहुत अच्छा लगता है, तो याद कर लेना लाजमी। फिर हमारे पास है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। फंडामेंटल मीन्स बेसिक। अच्छा जी, फंडामेंटल राइट्स बिलोंग राइट्स इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, आपकी जिंदगी की हिफाजत की जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी मालो दौलत की लिबर्टी आपको दी जाएगी, आज़ादी, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, आपको इबादत करने की इजाजत होगी, एंड फ्रीडम फ्रीडम इजाजत तो नहीं होता, फ्रीडम होता है आज़ादी, और आपके पास अपने इजहार राय की आज़ादी होगी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। द मुस्लिम्स आर नॉट एंजॉइंग दीज राइट्स इन द यूनाइटेड इंडिया, बिल्कुल मुस्लिम्स को इजाजत नहीं थी। देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज वर नॉट प्रोटेक्टेड इन दोज प्रोविंसेस ऑफ यूनाइटेड इंडिया वेयर दे वर इन माइनॉरिटी। To protect all these rights for the Muslims was an important component of the ideology of Pakistan. बेसिकली मुस्लिम्स के साथ ही ज्यादती हो रही थी, तो इस वजह से एक सेपरेट नेशन का उन्होंने डिमांड की थी और उसमें मुस्लिम्स को ये वाली आजादी सारी दी जाती है। ये हमारे पास क्या थे कंपोनेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। चार कौन से कंपोनेंट्स हैं? इस्लाम, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड देन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। अच्छा जी, टू नेशन थ्योरी का बैकग्राउंड हमारे पास अब है। Okay, the arrival of Muslims in India began in the middle of the 17th century during the rule of pious Khalifa Razila Tala Anhu. यार आई लर्न हाउ टू यूज दिस एक दो लेक्चर्स के बाद। अच्छा जी, द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया बिगैन इन द मिडल ऑफ 17th century during the rule of pious Khalifas Razila Tala Anhu. Muslim traders and Sufis came to India and introduced the teachings of Islam to local people. ठीक है, yet the Muslim conquest in India occurred in 712 AD. ठीक है, मुस्लिम्स आना स्टार्ट हुए थे इंडिया में 17th सेंचुरी में, लेकिन जो मुसलमानों ने जो कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट की थी ना, मतलब कब्जा तो नहीं मैं कह सकती, कॉन्क्वेस्ट का क्या होगा ये मैं सर्च कर लेती हूँ क्या फर्क पड़ता है। कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट हुई थी 712 AD में, ठीक है, व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ सिंध। ठीक, came to India and they spread the teachings of Islam. Many people influenced by their character, devotion and human affection to embraced Islam. अच्छा ठीक है, बहुत से लोग की जो कैरेक्टर था, उनका जो रवैया था, उनकी जो डिवोशन थी, डिवोशन होती है, डिवोशन एज इन, मैं कैसे इसे एक्सप्लेन करूं, तो पढ़ लेना, राइट। यार डिवोशन होता है हमारे पास कि कितना दिल लगा के, और वो मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है, हाँ, लव लॉयल्टी, दिल लगा के जो कर रहे हैं, डिवोशन, लाइफ ऑफ डिवोशन, ठीक है, एंथुजियाज्म, एग्जैक्टली, ठीक है। उनका जोशो जज्बा देख के वो बड़े इंप्रेस हुए उनसे और उन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस कर लिया था, मतलब अपना लिया था। द इंडिजिनस मुस्लिम हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम बिगेन टू कंसिडर देमसेल्व्स अ सेपरेट कम्युनिटी। अच्छा, जो थोड़े से चंद एक लोग थे ना जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, वो खुद को एक अलग कम्युनिटी समझने लग गए थे। बिफोर दैट मेनी कॉन्करर्स केम टू इंडिया बट द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया वाज लेड इन 1206 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक व्हिच लास्टेड टिल 1857। सही है, ये याद करने वाली है। During Muslim rule, different movements were launched to merge Muslims into Indian society, but all these efforts met with failure and Muslim community maintained its separate identity. वही बात है ना, हजारों साल वो लोग साथ रहते भी रहे, लेकिन वो लोग नहीं एक मुल्क बन सके, मुस्लिम्स और हिंदूज, sorry, but that's okay. The imposition of the British Raj in India in the 19th century, ठीक है, of their rights and identity because they were merely a quarter of the Indian population. अच्छा, वो ऑलरेडी कम थी तादाद में, तो इस वजह से वो अपने राइट्स को लेके ना और ज्यादा कॉन्शियस हो गए, मतलब कॉन्शियस का वैसे तो मीनिंग होता है होश में आना, लेकिन इधर इस कॉन्टेक्स्ट में होता है चौकन्ने हो जाना, या फिर उन्हें लाइक और हो गया कि भाई हमारे राइट्स हैं, हमें चाहिए ये वो, इस तरह वो ज्यादा उसमें हो गए, यही वैसे बिकॉज दे वर ऑल, ठीक है, उनकी क्वालिटी कम थी, समझ आ गई। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज, ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी में था, few people began to propagate the concept of Indian nationalism, which means that all Muslims, or sorry, all the people residing in India were a single nation. All right. Muslim leadership, particularly हमारे पास सर सैयद अहमद खान, contested this concept and retorted that Muslims are a separate nation. ठीक है, retorted, I think वापस जाना, अच्छा एक मिनट रुको, इन दोनों को देख लेते हैं।
कंटेस्टेड एंड ट्रोडेड। जहां तक मुझे लग रहा है यही है कि उन्होंने बार बार यही बात बोली। कोई भी वर्ड ना समझ में आए चुपचाप गूगल कर लिया करो, नहीं बैठा करो कि भाई नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। ठीक है, चैलेंज करना। उन्होंने ये बात बार बार बोली, एक चीज को अपोज किया, यही उन्होंने चीज अपोज की कि भाई हम एक ऑल इंडियन नेशन नहीं हम हो सकते। और दूसरा हमारे पास क्या वर्ड था? रिटोर्डेड, एज इन रिजोर्टेड, मे बी, आया ना। रिटोर्डेड, रिमार्क, रिस्पॉन्ड, रिप्लाई, आंसर। अच्छा ठीक है, वो जब बार बार बोल रहे तो फिर वो बार बार कहते थे कि नहीं जी, वी आर मुस्लिम्स, वी आर सेपरेट नेशन, मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन। सर सैयद अहमद खान ने बार बार यही बात बोली थी। अच्छा, आगे हमारे पास लिखा हुआ है द मुस्लिम लीडरशिप कंसिस्टेड considered that the enforcement of Western democracy was not suitable in the case of India because it would bring Hindu domination। अच्छा, वो जब वहां पे वेस्टर्न लॉ वगैरह स्टार्ट हो गया था ना सारा का सारा, तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था ये यहाँ पे सूटेबल नहीं है इंडिया में, अगर ये होगा तो फिर इस वजह से सिर्फ हिंदू ही डोमिनेट होंगे, सिर्फ हिंदुओं को ही मतलब फोकियत हासिल हो जाएगी। सो मुस्लिम्स डिमांडेड सेपरेट electro electorate elections, I guess, and reserved seats for themselves. Although during Muslim rule, the Muslim community was in minority, they had no apprehension about the protection of their rights as they were the ruling class. Now there was a threat to their political, economic, and religious rights as they were already a separate nation. So, for the protection of their rights, they struggled for a separate homeland and finally achieved Pakistan. अच्छा जी, apprehension का मीनिंग भी मुझे नहीं बोलने हो रहा, एक मुझे समझाना नहीं आ रहा उसको मुझे। एप्रीहेंशन यार हमारे पास होती है, या समझ आ गई, एंजाइटी, फियर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास है दे हैड नो एप्रीहेंशन अबाउट, नहीं आई थिंक, एक मिनट रुको, सेंस नहीं बन रही। मुस्लिम्स को कोई डर नहीं था अपने उसका, ऑल्दो ड्यूरिंग मुस्लिम रूल द मुस्लिम कम्युनिटी एज दे वर रूलिंग। अच्छा ठीक है, तो जब मुस्लिम्स ने मतलब इलेक्शन जीता और वो उन्होंने थोड़ी सी सीट्स ली तो फिर उन्हें अपने उसका खौफ नहीं रहा राइट्स के खत्म होने का, अबॉलिश होने का। ऑलराइट, लगी समझ। ठीक है, ब्रिट होमलैंड की डिमांड की और फिर पाकिस्तान हमारा बन गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज। अच्छा, द ब्रिटिश केम टू सब कॉन्टिनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। इफ आई एग्जिट, एक सेकंड की रूम जाए, and I'm also however, by taking advantage of disunity among the Indians, they began to conquer different parts of India. इसीलिए कहते हैं तहाद। The Indians realized that the British were exploiting their resources, so they tried to mm, oust what? Oust them from India. I do not ousted। ये कॉन्टेक्स्ट में तो समझ में आ रहा है। अच्छा, ब्रिटिश जब सब कॉन्टिनेंट में आए ना 17th सेंचुरी के शुरू में, वेट ऊपर 19th सेंचुरी लिखा हुआ है, 17th लिखा हुआ था सेंचुरी तो पर्पस ऑफ, अच्छा ठीक है, जब वो शुरू में आई गेस एंटर हुए थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने स्टार्ट कर दी थी मुदाखलत करना और वो टू नेशन थ्योरी को उन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया था 19th सेंचुरी में, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिसयूनिटी। ठीक है, उन्होंने डिसयूनिटी का एडवांटेज लिया इंडियंस में जो आपस में उनकी हुई हुई थी, तो उन्होंने इंडिया के कुछ पार्ट्स पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जब इंडियंस को ये चीज रियलाइज हुई ना कि भाई ये लोग तो कब्जा कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडियंस को, तो उन्होंने एक जंग लड़ी। ठीक है, 1857 में, जिसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, और उन्होंने ब्रिटिश राज को हटा दिया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द इंडियंस वर डिफीटेड इन दिस वॉर लार्जली बिकॉज ऑफ देयर disunity and lack of modern weaponry। ठीक है, Muslim rule in India ended after British victory in the War of Independence and British Raj began in 1858। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी इंडियंस ने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट, वो लोग हार गए। क्यों हारे थे? क्योंकि उनमें डिसयूनिटी थी और उनके पास मॉडर्न वेपनरी नहीं थी, उनके पास हथियार ठीक नहीं थे। तो जो मुस्लिम्स का राज था ना छोटा सा, वो भी खत्म हो गया इंडिया से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। और ब्रिटिश राज स्टार्ट कब हुआ था? 1858 में। Although the War of Independence was fought by all the communities of India, but the British held Muslims responsible for this war। किस खाते में? Although the War of Independence was fought by all the communities of India, but the British held Muslims responsible for this war। शाबाश। They accused the Muslims of instigating the other communities to initiate war against them। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश राज ने सारा इल्जाम मुस्लिम्स पे डाल दिया कि भाई इनकी वजह से जंग हुई है, और उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स ने ही बाकी कम्युनिटीज को उकसाया कि वो एक लड़ाई इनिशिएट करें, स्टार्ट करें। सही है। Consequently, the British began to take revenge from Muslims by confiscating their properties and closing off the employment opportunities for them। अच्छा, इसके बाद फिर जो ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया था उसमें मुसलमानों से बदला लिया गया था, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको हत्या लिया गया था, और उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो उनकी कहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो थी उनकी जॉब्स वगैरह, जो एम्प्लॉयमेंट या किससे कहते हैं उर्दू में? एम्प्लॉयमेंट होती है हमारे पास
जो पाकिस्तान में आजकल कम हुई है। किसके मवाक़ है पता नहीं, वो एड्स पे भी लिखा था, मेरे जहन से पता नहीं निकल गया। Came close to the British government. सही है। They pursued modern education and were appointed on the key positions. This was the time when the feeling of self-determination और जाती स्टार्ट हो गई है ब्रिटिश राज की तरफ से। तो मुस्लिम्स के अंदर एक नया जज्बा आ गया कि भाई हमारे हकूक किधर हैं। उनमें एक यूनिटी खैर पैदा हो गई थी इस सारे केस के बाद, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद। फिर हमारे पास आई सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय सर सैयद अहमद खान 1817 1898 इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ है, टू इक्विप मुस्लिम्स विद मॉडर्न एजुकेशन एंड टू प्रमोट अवेयरनेस अमंग देम। अच्छा, उन्होंने इस चीज को एम्फेसाइज किया था कि भाई मुस्लिम्स को एजुकेशन लेनी चाहिए, साइंस वगैरह सारे सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ने चाहिए, मतलब तालीमी याफ्ता होना चाहिए। उन्होंने इस चीज पर जोर दिया था और उन्होंने अवेयरनेस पढ़ाई के बारे में फैलाई थी कि भाई एजुकेट योरसेल्फ। Sir Syed was an employee of the East India Company and was serving as judge when the War of Independence broke out. Syed. He sided with the British during this war and saved the lives of several English people. Naturally, the British held high regard to Sir Syed Ahmed for his loyalty. ठीक है, ये भी सादा इंग्लिश है कि सर सैयद अहमद खान ना ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो इंडिया कंपनी में वेस्ट वेस्ट लिखा होता ईस्ट, अच्छा सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी में वो थे जज के ओहदे पर। और जब वॉर स्टार्ट हुई ना तो उन्होंने बहुत से अंग्रेजों की ना जान बचाई थी, तो इस वजह से वो सर सैयद अहमद खान की ना बहुत इज्जत करते थे। सर सैयद वॉज डिस्ट्रेस्ड फ्रॉम द मिजरेबल प्लाई ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। अब सॉरी, PLIGHT। फिर हालात एंड मुस्लिम्स की बहुत ही बुरी मिजरेबल कंडीशन देखकर सर सैयद अहमद खान ने उनकी कंडीशन को, उनके हालात मूव करने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने मुस्लिम्स को कहा था कि भाई एजुकेट योर सेल्फ, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या किया था, इंडियन, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, MUTINY, टू क्लेम द ब्रिटिश एंगर, टू कॉम द ब्रिटिश एंगर, ठीक है। गुस्सा है ना वो मुस्लिम्स पे, कम फीलिंग्स ऑफ इंडियंस, ठीक है। He argued that the war was not only fought by the Muslims, but all the Indian communities were part of it. उन्होंने सच बताया कि भाई खाली मुसलमानों ने नहीं जंग की, इंडिया में जितनी भी कम्युनिटीज थी सब ने जंग की थी, क्योंकि आप लोगों की पॉलिसीज बहुत ही स्टूपिड थी, अनवाइज। और उन्होंने वो लोग ना फेल कर गए थे कि भाई उनसे ना जो इंडियंस फीलिंग्स थी ना इंडियंस की, जो वो महसूस कर रहे थे, उनसे वो चीज कॉम्प्रीहेंड नहीं हो सकी, कि उन्हें समझ ही नहीं आई कि भाई इंडियंस की फीलिंग्स क्या है। और उनकी पॉलिसीज भी गंदी थी, इस वजह से जंग हुई थी। खाली मुस्लिम्स ने नहीं की थी, इंडिया की तमाम कम्युनिटीज ने की थी। ये बात उन्होंने किताबचे में लिख के पब्लिश कर दिया। Sir Syed had the opinion that opposition to colonial masters was pointless because they were technologically more advanced and therefore powerful. उन्होंने कहा भाई इसका फायदा नहीं है, क्योंकि कॉलोनियल जो मास्टर्स हैं, जो सारे के सारे रूलर्स हैं, वो ऑलरेडी पावर में है, तो फिर उनके पास टेक्नोलॉजी भी और वो पावर में भी है, तो ये उनको अपोज करने की तो बनती ही नहीं है। तो उन्होंने इस चीज पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम मुस्लिम्स खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें, अच्छा हमारा ये भी है ना माशाल्लाह से, याद है जब शुरू में स्पीकर आए थे तो उस पर भी लग गया था कि भाई यहूदी साजिश है, फतवे लग गए थे। तो मतलब पहले हाथ ही हम लोग ना हर चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, ये बहुत ही गलत मुस्लिम्स में बात है। उन्होंने कहा था कि भाई आप इंग्लिश लैंग्वेज को अपोज ना करो, ठीक है, उसे बुरा भला ना कहो, उल्टा एम्ब्रेस इट, वहां से सीखो और लाइफ में आगे बढ़ो, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन आप हासिल करो। उन्होंने इस चीज पे फोकस किया कि भाई मुस्लिम्स खुद को स्ट्रॉन्ग करें, इंस्टेड के भाई वो जाके दूसरों को समझाएं। ही एडवाइज्ड द मुस्लिम्स टू डेवलप कॉर्डियल रिलेशंस विद ब्रिटिश। उन्होंने कहा कि भाई आप बरतानिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। Similarly, he forbade them from participating in politics as it would lead them towards confrontations with the British. अगेन उन्होंने कहा कि भाई आप पॉलिटिक्स में भी ना हिस्सा लें, आप लोग सिर्फ खुद को अभी तालीम याफ्ता करें, आप लोग खुद को पढ़ाएं, अपनी तरबियत करें, खुद पे फोकस करें। अच्छा, अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या थे, मकासद, यस, टू रिमूव द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो मुस्लिम्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक ताल्लुक बना हुआ था ना अजीब सा, वो खत्म हो जाए, टेंशन होती खिंचाव या इस तरह के बुरे अजीब ताल्लुकात, वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। टू मोटिवेट द मुस्लिम्स टू ऑब्टेन वेस्टर्न एजुकेशन। इसका ये मकसद था कि भाई मुस्लिम्स को थोड़ी सी मोटिवेट करें कि अपनी वेस्टर्न पढ़ाई पे तवज्जो दें, खुद को थोड़ा साइंटिफिक वाली साइड पे लेके आए। और इंग्लिश, यहाँ पे वही चीज है ना कि इंग्लिश को अपोज करना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो उन्होंने उस चीज पे फोकस किया था कि वो मोटिवेट करें कि उल्टा एजुकेट योरसेल्फ मुस्लिम्स। फिर था टू परसुएड एंड इनेबल मुस्लिम्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना लें लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में भाई वो करें, अपने आप को थोड़ा इनेबल करें, अपना इस काबिल बनाए बेसिकली कि भाई वो काम करें, गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हो, टू मेक द मुस्लिम्स लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, और ये था बेसिकली, यही था सारा मकसद कि भाई ब्रिटिश का ट्रस्ट गेन करना थोड़ा सा, और जो सारी टेंशन बनाई हुई थी उसको कम करना, और अपने आप को तालीम याफ्ता करना, एजुकेट करना, सारा पर्पस यही था। एजुकेशनल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान। अच्छा, उन्होंने तालीमी फील्ड में क्या क्या उनकी सर्विसेज थी। Sir Syed established several educational institutions to equip Muslims with modern education, जिनमें से हमारे पास है Mohammedan Anglo Oriental MAO High School, which was founded in 1857.
ठीक है। द स्कूल वाज अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ कॉलेज इन 1877 एंड देन यूनिवर्सिटी इन 1920। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा स्कूल बनाया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल के नाम से। फिर वही स्कूल हमारा बन गया था एक कॉलेज में 1877 में। फिर वही कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल में आ गया था इन 1920। Sir Syed established a scientific society in 1864, which translated many important books from English to Urdu to make them accessible for those who did not know English. बेहतरीन। उन्होंने सारी जो इम्पोर्टेंट साइंस के सब्जेक्ट की किताबें थी ना, उसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करवाया, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उनको पढ़ने में आसानी हो, वो भी खुद को एजुकेट कर सके। द साइंटिफिक सोसाइटी वाज आल्सो लॉन्च्ड अ वीकली मैगजीन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट इन 1866, which published many articles on history। अच्छे सारे टॉपिक्स के बने। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक सोसाइटी जब भी लॉन्च हुई थी ना, साइंटिफिक सोसाइटी, उसमें ना वीकली एक अखबार आता था, मैगजीन, या आई गेस मैगजीन आती थी, जिसका नाम ये लिखा हुआ है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट 1866 में, जिसके अंदर ये सारे जितने टॉपिक्स मेंशन है ना, उन पे आर्टिकल्स लिखे होते थे। हिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, नेचुरल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेज में। सही। इससे ये होता कि उन्हें इंग्लिश भी मतलब समझ आती है, अंडरस्टैंड करना तो स्टार्ट कर ही देते हैं ना, अगर आपको एक चीज दोनों लैंग्वेजेस में दी हो। पॉलिटिकल सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान। अच्छा जी, पॉलिटिकल सर्विसेज उनकी क्या थी? सियासी। सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। सर सैयद अहमद खान वो पहले मुसलमान पहले इंसान थे जिन्होंने नेशन, एक कौम का लफ्ज मुस्लिम्स के लिए इस्तेमाल किया था, बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए। ठीक है। इन द बिगिनिंग, शुरू में सर सैयद अहमद खान कंसिडर्ड हिंदूज एंड मुस्लिम्स अ सिंगल नेशन, बट व्हेन हिंदूज ऑफ बनारस लॉन्च्ड अ मूवमेंट इन 1867 टू रिप्लेस उर्दू विद हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, he came to the conclusion that Muslims are a separate nation। अच्छा, सबसे पहले ना सिर्फ सैयद अहमद खान भी इस बात को माना करते थे कि भाई हिंदूज और मुस्लिम्स ना एक ही कौम है। लेकिन जब बनारस के हिंदुओं ने ना ये वाली मूवमेंट स्टार्ट कर दी 1867 में कि भाई हिंदू एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो उर्दू का ना रिप्लेस करना चाह रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता डिमोलिश भी कर देते। तो उनको तब ये चीज रियलाइज है कि भाई नहीं, सेपरेट नेशन है मुस्लिम। मीनवाइल, तब तक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ये एडवाइस किया, तरजीह नहीं, एडवाइस होता है, बाय द वे आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस इंग्लिश। एडवाइस देना होता है, मशवरा देना, लेकिन नहीं, इसका कुछ और भी था, पता नहीं, सुझादा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझावा, समझाना। ओके। फिर उन्होंने ये एडवाइस दी कि मुस्लिम्स नॉट टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा ठीक है, क्यों? सीधी सीधी बात है कि मुस्लिम्स इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं ज्वाइन करेंगे। उन्होंने ये चीज प्रिडिक्ट की कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, कांग्रेस वुड बिकम अ हिंदू डोमिनेटेड पार्टी। जाहिर सी बात है, हर चीज पे वो लोग कब्जा कर रहे थे, मुस्लिम्स को बिल्कुल ही साइडलाइन कर रहे थे, उर्दू को साइडलाइन कर दिया, इस्लाम को साइडलाइन कर दिया। तो वो कहते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, वो हिंदू नेशनल कांग्रेस में बदल जाएगी, लिहाजा मुस्लिम्स ज्वाइन ना करें। सर सैयद ऑल्सो डिमांडेड फ्रॉम ब्रिटिश दैट द मुस्लिम शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन वाइसरीज इंपीरियल काउंसिल। सर सैयद अहमद खान ने ये भी डिमांड की, दावा दावा करना, ये भी बोला, खैर उन्होंने ये डिमांड की ब्रिटिश से कि मुस्लिम्स को भी वाइसरीज इंपीरियल काउंसिल में जगह दें, कोई सीट्स दें। अच्छा, अलीगढ़ का इम्पैक्ट हमारे पास क्या है, ये लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। इम्पैक्ट हमारे पास क्या हुआ अलीगढ़ मूवमेंट का इम्पैक्ट हमारे पास ये हुआ कि मुसलमानों को इनकरेज किया गया, उनको पुश किया गया कि भाई प्लीज एजुकेट योरसेल्व्स, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें। इट ऑल्सो हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम नेशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके बीच और मुसलमानों के बीच जो गैप्स बने हुए थे, उनको ब्रिज किया, मतलब उनको खत्म किया। मैनी अलुमनाई ऑफ MAO कॉलेज लेटर सिक्योर्ड की पोजीशंस इन गवर्नमेंट। वेरी नाइस। जो कायदा सॉरी सर सैयद अहमद खान ने कॉलेज बनाया था ना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, हाँ ओरिएंटल था, उसके जो अलुमनाइज थे ना, जो ग्रेजुएट हो चुके थे, उनको बाद में गवर्नमेंट में पोजीशंस भी मिली, मतलब ओहदे मिले। द स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ आल्सो प्लेड अ पिवटल रोल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट आल्सो प्रोवाइडेड पॉलिटिकल लीडरशिप टू द मुस्लिम्स। फॉर एग्जांपल, लियाकत अली खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली एंड मेनी अदर्स वर द अलुमनाई ऑफ MAO। अच्छा, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। जो ये सारे हमारे पास लीडर्स हैं ना, ये सब MAO से ही ग्रेजुएट किए, और उसके बाद उन्हें सियासी जो लीडर्स बने ये लोग, फिर आप लोगों को आइडिया है कि उन्होंने कितना कीमती एक रोल अदा किया पाकिस्तान बनने में। ओके। अलीगढ़ मूवमेंट ऑल्सो सिक्योर्ड द पोलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट के बाद ना, जब इन सबको ना गवर्नमेंट में ओहदे मिले ना, मुस्लिम्स को जो ग्रेजुएट हो चुके थे MAO से, उन्होंने उनको जो पोजीशंस मिली ना, तो उसका ये फायदा हुआ कि उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिले मुस्लिम्स को, और वो सिक्योर हुए, क्योंकि वो खुद भी गवर्नमेंट में अब आ गए थे। सर सैयद डिमांड्स फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड कोटा फॉर मुस्लिम्स इन गवर्नमेंट जॉब्स वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। शुक्र है। Sir Sayyid's followers had established All India Muslim League, which achieved a separate homeland for Muslims. Very nice. फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत लंबा है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, होप यू गाइस एंजॉयड। प्लीज अगर किसी के पास और बेटर आइडिया है हाउ वी कैन रिकॉर्ड द लेक्चर्स, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव इज